ओलीजी क्लासेज में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8th क्लास एक्सरसाइज 11.1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इस चैनल पर क्लास 8th और क्लास 6th की मैथ्स की एक्सरसाइज आपको सॉल्व मिल जाएंगी। 8th क्लास के लिए हम पहुंच चुके हैं 11.1 पे। इससे पहले जो चैप्टर 10 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और क्लास 6th के लिए हम पहुंच चुके हैं 5th चैप्टर में। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा नहीं करते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं ताकि हमें आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, किसी तरीके की डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसका बेसिक क्या होता है? बेसिक इस एक्सरसाइज का ये है, यहाँ पर जैसे इस एक्सरसाइज का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम 11.1 में पढ़ेंगे और इनवर्स प्रोपोर्शन हम 11.2 में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर रेशियो से मतलब है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब हो गया, आपको सिर्फ वर्ड से ही रिलेट करना है। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि 5 रुपीज़ का क्या था, एक 1 पेन आता है, ठीक है। 5 रुपीज़ में 1 पेन आता है, तो 20 रुपीज़ में कितना आएगा? 20 रुपीज़ में कितने आएंगे? 4 पेन आएंगे, राइट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर रेट है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर रेट है। तो रेट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 पेन आ रहा है। यहाँ पर हमने रेट बढ़ा दी। रेट जब हमने बढ़ा दी तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी भी बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि जब हमने रेट बढ़ाई तो यहाँ पर क्वांटिटी भी बढ़ेगी। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पर आपको इनवर्स प्रोपोर्शन भी क्यों बता रही हूँ, ताकि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब अच्छे से समझ सकें। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया कि जब हम रेट बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर रेट नहीं होगा, कुछ और होगा, मैं आपको अभी बताऊँगी। रेट अगर हम बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर क्वान्टिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इनवर्स प्रोपोर्शन का, तो वो क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि 5 वर्कर्स हैं, ठीक है। 5 वर्कर को कोई काम करने में कितना 1 आवर लगता है, या मान लेते हैं 2 आवर लगता है। तो मैंने अगर ये बढ़ा दिया 10 वर्कर्स हैं, ठीक है, 10 वर्कर्स हैं, तो यहाँ पर अब कितना घंटे लगेंगे? अब 1 आवर ही लगेगा, राइट ना। तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पर 2 से 1 हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट में क्या बताया था कि अगर हम यहाँ पर रेट बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जैसे हमने रेट बढ़ाई, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। लेकिन इन्वर्स में क्या होता है कि जब रेट बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी कम हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्कर्स बढ़ाएंगे तो घंटे कम लगेंगे। और ये तो कॉमन सी बात भी है ना कि अगर वर्कर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो वही है कि 5 वर्कर्स जब किसी काम को करते हैं तो कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स का टाइम लगता है। अब क्योंकि वर्कर्स और बढ़ा दिए तो 10 हो गए, तो अब टाइम कितना लगेगा? 1 आवर का। तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर कार पार्किंग की चार्जेस क्या लगते हैं? कार पार्किंग की चार्जेस क्या लगते हैं वहाँ पर? 4 आवर्स के लगते हैं 60 रुपीज़, 8 आवर्स के लगते हैं 100, और ये आगे हमें दिया हुआ है। चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इतने सारे जो ये हमें दिए हुए हैं टाइम और ये हमें जो रेट दी हुई है, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के होने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर क्योंकि हमें 4 हमें क्वांटिटी दे दी गई है, राइट ना। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि 4 आवर्स में 60 रुपीज़ लगते हैं, तो 8 आवर्स में 100 रुपीज़ लगते हैं। अब हम इसको हम चेक कैसे करें? तो चेक करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप इनको x1 मान लो, ठीक है, आप इनको, जैसे मैंने इसको x1 माना और इसको y1 मान लिया। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्या फॉर्मूला होता है वो? x1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई y2। अब ये क्या हो जाएगा? ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ये x4 और ये y4। तो अब x1 नीचे लिखेंगे y1, तो x1 ये है हमारा, तो हम 4 लिखेंगे और नीचे y1 है, तो y1 क्या है? 60 इज़ इक्वल टू x2 क्या है हमारा? 8, ओके, और y2 हमारे पास क्या है? 100, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या हो गया? 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 2 4 5 जा 1/15 आ रहा है। तो क्या इधर भी 1/15 आएगा? तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 2 4 5 जा, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर आ रहा है 2/25। तो यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। एक तरीका तो आपका ये होता है। दूसरा, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि
4 आवर्स में 60 रुपीज़ लगते हैं, तो 1 आवर का कितना लगेगा, हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 आवर के 15 रुपीज़ लगते हैं, तो 4 आवर्स के कितने लगेंगे, 60। 8 आवर्स के कितने लगने चाहिए, तो जब हमें 1 आवर का पता होगा तभी तो हम 8 आवर का बताएंगे, राइट ना। तो 1 आवर का हमने निकाला है, 15 लग रहे हैं, तो 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आता है, 120 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 आ रहा है, तो मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक बता रही हूँ कि आपको समझ में आए। तो हमने चेक कैसे करना है इसको, हमने चेक किया, रेट लिखेंगे, ऊपर आवर्स लिखेंगे, तो 60 लिखा, 4 मतलब 1 आवर का कितना आ रहा है, 50 रुपीज़ आ रहा है। अब क्योंकि 8 आवर्स के 100 रुपीज़ हैं, तो 1 आवर का कैसे निकालेंगे, अगेन हम 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं, ये तीसरा तरीका बता रही हूँ। 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आवर का आ जाएगा। तो आना तो चाहिए सेम ना, सब अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो 1 आवर का सेम आना चाहिए, सेम रुपीज़ आने चाहिए। जब 4 को 60 को 4 से डिवाइड करो तब भी सेम आना चाहिए, 100 को 8 से डिवाइड करो तब भी वो सेम आना चाहिए, 140 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तब भी सेम आना चाहिए, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पर मैंने जब 100 को 8 से डिवाइड किया तो आप यहाँ पर आप देखेंगे 12.50 आ रहा है, जो कि दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर की पैसे कुछ अलग आ रहे हैं। 1 आवर के यहाँ पर कितने लगते हैं, 12.50 रुपीज़ लगते हैं, जबकि यहाँ पर 1 आवर के कितने लग रहे हैं, 15 रुपीज़। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, 1 आवर का पैसा जितना होगा आगे आगे उसी प्रोपोर्शन में वो बढ़ते जाएगा। यहाँ पर जैसे 4 आवर्स के कितने लग रहे हैं, 60 रुपीज़, 1 आवर के हमने बताया कि 15 रुपीज़ लगते हैं। अगर आप 7 आवर्स का लिख रहे हैं तो 7 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 15 से 1 जा 105। अगर ये इसमें ऐसे होता तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता, राइट ना, क्योंकि 1 आवर का सेम आएगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ये प्रूव किया है, 10 पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर जब 12.50 आ गया तो आगे हम नहीं निकालेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया है। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। क्वेश्चन को मैं हमेशा बताती हूँ आपको, क्वेश्चन के साथ साथ आपको स्टेटमेंट समझने हैं। इमेजेस क्लियर होगी माइंड में तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आप स्टार्टिंग कर पाएंगे, नहीं आप कंफ्यूज होंगे, बार बार आप क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। अब मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर, एक पेंट का मिक्सचर प्रिपेयर किया गया है, उसमें क्या है, 8 पार्ट बेस है, ठीक है। बेस का मतलब कोई भी कलर होंगे उसमें, 8 पार्ट बेस है, एक कलर कोई भी बेस होगा उसमें, और उसमें 1 पार्ट, ठीक है। यहाँ पर 8 है, 8 पार्ट में से 1 पार्ट रेड पिगमेंट का है, ठीक है। अगर 8 पार्ट कुछ है बेस है तो उसमें 1 पार्ट क्या है, रेड है। देन आगे पढ़ेंगे, इन दी फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडिड। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, इसको सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं, टेबल बनाना है और आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा भी नहीं होगा और आपको क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। मैंने ये लिखा पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पहले ये लिखा क्यों है, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में यही आया है, ठीक है, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, तो हम पहला लाइन यही लिखेंगे, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। देन दूसरा क्या है, बेस, तो पार्ट ऑफ बेस। फर्स्ट हमारे पास क्या था, 1 पार्ट है, तो मैंने यहाँ पर 1 पार्ट लिखा है। देन बेस कितना है, 8। हमारे पास ये पूरा एक चार्ट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये टेबल में दिया हुआ है 4, 7, 12, मतलब रेड पिगमेंट का तो हमें दिया हुआ है, बेस हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये टोटल हमें दिया हुआ है। जब 8 पार्ट बेस होता है तो उसमें 1 पार्ट क्या होता है, रेड का होता है। तो अब यहाँ पर अगर 4 पार्ट रेड का है तो इसी रेशियो में ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, इसी रेशियो में हमारा आंसर आएगा। तो इसको निकालने के देखिए काफ़ी तरीके हैं, लेकिन क्योंकि हमारी 8 क्लास है उसी के अकॉर्डिंग जो भी रूल हमें दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये जो रेड पिगमेंट वाला है इसको हम x1 लिखेंगे, x2, इसको x3, इसको x4, इसको x5, इसको y1, y2, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, इसको हम x नहीं बोल सकते, इसको x1, x2 नहीं बोल सकते, ये 1 नहीं है यहाँ पर, ये y अलग दोनों नंबर है, तो इसका मैंने y1 नाम लिखा, इसका x1 नाम लिखा। देन इसका x2, इसका y2, क्योंकि ये x वाले हैं ये y वाले हैं और हमने इनका नाम ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे है, 8 पार्ट में अगर 1 क्या है, रेड पार्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड पार्ट अब बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि बेस भी बढ़ेगा, राइट। जब 8 पार्ट में 1 पार्ट क्या था,
रेड पार्ट था, तो जब रेड पार्ट बढ़ गया है तो इसका मतलब बेस भी बढ़ गया है, बेस ज़्यादा होगा तभी तो 4 हुआ है। तो क्या है यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये बढ़ते जा रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने लिखा। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, वो क्या होता है, x1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई y2। मतलब ये जो रेशियो है वही इसका रेशियो आएगा, वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर 1/8 लिखेंगे क्योंकि x1 क्या है 1 है, y1 क्या है 8 है, हमने लिखा इज इक्वल टू x2 4 है और y2 हमारे पास है नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट, हमने y2 लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पहले y2 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 को करेंगे तो y2 इज इक्वल टू 8 4 जा 32 एंड y2 यहाँ पर क्या आ गया 32 आ गया, राइट। अगर अब इनका रिलेशन देखेंगे तो क्या है 1/8 और ये क्या हो गया 4/32, राइट। 8 5 में अगर 1 है मतलब ये 1 इसका ये 8 1 का कितना गुना है, कितना इससे ज़्यादा 8 टाइम्स, तो 32 4 से कितना ज़्यादा बड़ा है 8 टाइम्स, 4 8 जा 32, तो आना ये बेस ही है। जितने भी इससे बड़े नंबर्स आएंगे उनको अगर कट पिट करेंगे तो आना 1/8 ही है। मतलब ये जो रिलेशन दोनों में जो रिलेशन है उतने जितने यहाँ पर जितने भी हमारे ये जो फ्रैक्शन बनेंगे उनका रिलेशन वही होगा, 1/8 वाला ही होगा। ऊपर वाला जो नंबर होगा और जो ये नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 8 टाइम्स ही होगा। यहाँ पर आप 32 देखेंगे तो 4 का 8 टाइम्स ही है। इससे बड़े नंबर्स आएंगे वो भी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 8 टाइम्स होगा, ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मूला ये लगाना है, राइट। देन हमें फाइंड आउट करना है y3, तो y3 को भी ऐसे ही करेंगे, सेम रूल बनेगा। क्या बनेगा x1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाई y3, ठीक है। तो मैंने 1/8 लिखा, देन x3 क्या है 7 है और y3 क्या है हमारे पास है नहीं, तो y3 इज इक्वल टू 8 7 जा 56, ये हमारा आंसर आ गया। 4 को भी हम ऐसे निकालेंगे, 5th को भी हम ऐसे निकालेंगे और आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन क्वेश्चन 2 अबाउ, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है, उसको बेस कितना चाहिए होता है 75 ml, राइट। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। पूरी एक्सरसाइज में हमें सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेम सिमिलर। हमें करना क्या है, हमें वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाना है और हमें आंसर निकालना है। बस सिर्फ आपको समझना ये है कि इसको करना कैसे है, ठीक है, क्या पूछा गया है, करना कैसे है इसको। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट की बात हुई है, आपको सीधा आपको क्या बना देना है, यहाँ पर ये टेबल बना देना है। तो पहले रेड पिगमेंट की बात हुई तो हम रेड पार्ट लिखेंगे, देन बेस की बात हुई है तो हम बेस लिखेंगे। रेड पार्ट 1 दिया हुआ है, बेस क्या है 75, मतलब अगर 75 ml बेस हो तो उसमें 1 पार्ट कितना होता है रेड का, ठीक है, मतलब 1 पार्ट रेड का हो उसके लिए बेस कितना चाहिए होता है 75। अब हमें घी वाला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1800 ml बेस दिया हुआ है, तो हम बेस के सामने लिखेंगे और x2 हमारा ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे, तो जो रिलेशन इनमें है, मतलब 75 इसका कितना टाइम इससे ज़्यादा है, 75 टाइम ज़्यादा है, तो 1800 भी यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका 75 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे हुआ है, यहाँ पर 1 पार्ट क्या था, अगर रेड पिगमेंट का 1 पार्ट है तो बेस कितना चाहिए था 75। अब अगर ये बढ़ गया है तो ऑफकोर्स ये भी बढ़ेगा, ठीक है, रेड पार्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है x1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई y2। हमने x1 y1 लिख दिया, 1/75 इज इक्वल टू x2 y2 हमारे पास 1800 है। पहले x2 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 x2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1800 को 1 से करेंगे तो 1800 x2 ये डिवाइडेड में चला जाएगा और हमारा आंसर आएगा 24 पार्ट। तो अगर 1800 बेस होगा तो उसमें 24 पार्ट क्या होगा, रेड पार्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, चैनल आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है बच्चों। अगर फिर भी किसी तरीके का आपको डाउट हो, ठीक है, मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी किसी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। देन
क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ मशीन इज ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 बोटल्स। क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे स्टेटमेंट क्या है, फिर से हम पढ़ लेते हैं। एक मशीन है, अ मशीन इज ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, ठीक है, फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। 6 आवर्स में ये जो मशीन है वो सॉफ्ट ड्रिंक की कितनी बोटल्स भर देती है? 840। 6 आवर्स में 840 भर देती है वो। 1 आवर में कितना भरेगी? अगर हम इस क्वेश्चन को समझना चाहें 6 आवर्स में तो कितना हो जाएगा? 6 1 6, 6 4 24, 140। 1 आवर में 140 भरती है, ठीक है। ये सिर्फ करने के तरीके बता रही हूँ, जबकि करना हमें इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैंने बताया इन क्वेश्चंस को आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत भी है। तो हमारा 1 आवर में कितने बोतल भरेगी वो? 140। अब कितने आवर में पूछा जा रहा है? 5 आवर में। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 आवर का हमने निकाल लिया है, तो 5 आवर का हम ईजिली निकाल सकते हैं। वी विल मल्टीप्लाई। तो 14 5 770। तो कितना हो गया? 700, राइट ना, क्योंकि 6 आवर्स में 840 भर रही है तो 5 आवर में तो कम ही भरेगी। तो कितना भरेगी? 700। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ क्या? क्योंकि मैंने 1 का निकाला है। जब 1 का हमें पता चल गया तो हमने 5 का निकाल लिया है, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये मैंने आपको डायरेक्ट निकाल के बताया है, लेकिन हमें करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले हमें बोतल का नाम दिया हुआ है तो पहले हम वही लिखेंगे, नंबर ऑफ बोटल्स, देन नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ बोतल है 840 और ये है 6, तो x1 y1। अब इन दोनों का जो रेशियो है वही इसमें आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया, तो 846 इज इक्वल टू 705। मैंने 700 ही निकाला है। अब दोनों का सेम रेशियो है, इसको जब हम डिवाइडेड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 140। और जब आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 140, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे तो x2 हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बोटल्स ही पूछा गया है, और y हमें दिया हुआ है y2 5 आवर्स। फॉर्मूला लगाएंगे और हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 700 बोटल्स, ठीक है। वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि सिमिलर मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन सेम है। बस एक बार आप फॉर्मूला लगा लो, क्वेश्चन आप समझ लो। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram, ठीक है। क्या कहा गया है कि एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ है, ठीक है। जब उसको एनलार्ज किया गया, उसको जूम किया गया, कितना? 50,000 टाइम्स। 50,000 टाइम्स जब उसको जूम किया गया तो उस बैक्टीरिया की लेंथ कितनी आई? 5 सेंटीमीटर, ओके। मतलब ओरिजिनल लेंथ नहीं है, उसको जब फोटोग्राफ को हमने जूम किया तब 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आई। अब क्या है? व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ? उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है बैक्टीरिया? इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ? 2 क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, एक्चुअल लेंथ बताइए, और अगर उसको ओनली 20,000 टाइम्स ही उसको एनलार्ज किया जाए, जैसे ऊपर कितना टाइम्स किया गया था? 50,000 टाइम्स, लेकिन अगर उसको 20,000 टाइम्स से एनलार्ज किया जाए तो उसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी? तो अब आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। करना कैसे? कोई आपको ज़्यादा कहीं पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेबल बनाना है। सबसे पहले हमें एनलार्ज्ड जो टाइम दिया हुआ है, ठीक है, कितना टाइम उसको बढ़ाया गया वो हम लिखेंगे, तो नंबर ऑफ टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद में हमें लेंथ दी हुई है तो लेंथ लिखेंगे, सेंटीमीटर में है, तो मैंने यहाँ पर 50,000 लिखा और यहाँ पर 5 लिखा। दोनों का x1 y1 का नाम दे देंगे। दूसरा हमें दिया हुआ है, आप पहले ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर? 20,000 टाइम्स। टाइम्स में टाइम लिखते जाएंगे। 1 टाइम के लिए भी हमें पूछा गया है। 1 टाइम का मतलब उसकी एक्चुअल लेंथ, जब हम उसको बढ़ाए ही नहीं, ठीक है, 1 टाइम ही उसको जैसे है वैसे ही रखे, तो उसकी लेंथ क्या होगी? वो एक्चुअल लेंथ निकल के आएगी। अब क्योंकि हमारे पास ये है, मतलब इसका जो रेशियो होगा, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये हमारा आगे आंसर आएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे है? 50,000 टाइम्स जब आपने उसको बढ़ाया तो उसकी लेंथ इतनी आई। जब आप 20,000 टाइम्स से उसको बढ़ाओगे तो लेंथ छोटी होगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर कम हुआ है तो यहाँ पर लेंथ भी कम होगी, राइट। और अगर आप बिल्कुल नहीं बढ़ाओगे तो लेंथ बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि जब ये टाइम हम बढ़ा रहे हैं तो लेंथ भी बढ़ रही है, टाइम हम घटा रहे हैं तो लेंथ भी घट रही है। तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमने लिखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फॉर्मूला हमने लिखा और हमने इसको यहाँ पर लिख के हमने यहाँ पर इसका आंसर निकाल लिया है, ठीक है। देन 1 आवर का कैसे निकालेंगे हम? 1 टाइम का, ठीक है, मतलब एक्चुअल लेंथ। तो x1 डिवाइडेड बाई y2, ठीक है, y2, और x3 डिवाइडेड बाई y3, x3 डिवाइडेड बाई y3। तो यहाँ पर मैंने लिखा x3 हमारा क्या है? y है,
तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया। आपको पहले y3 वाला जो ये जो अल्फ़ाबेट वाला होता है जो टर्म होता है उसी को मल्टीप्लाई करना होता है पहले, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 5 आ गया। और y3 इज इक्वल टू, क्योंकि y3 एज इट इज रह जाएगा और ये डिवाइडेड में चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 5 के नीचे आ जाएगा 5000 और जब इसको डिवाइडेड करेंगे तो 1 अपॉन ये 10,000 हो जाएगा। और क्योंकि अब इसको हमें पावर्स में चेंज करना है, राइट ना, पावर्स में चेंज करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या हो गया, अब इस 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट, हमने पढ़ा है 10.2 में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इस पावर को हम ऊपर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर -4, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है इन ए मॉडल ऑफ ए शिप का एक मॉडल है, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट जो एक रोड होती है, ठीक है, जिस पे फ्लैग लगाया जाता है, वो वाला मास्ट, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर। एक्चुअल शिप नहीं है, उसका एक मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है, तो मॉडल तो छोटा ही होगा, उसका मॉडल बनाया हुआ है, तो उसका जो मास्ट है वो कितना है 9 सेंटीमीटर है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, ठीक है, एक्चुअल जो शिप है उसका मास्ट कितना है 12 मीटर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ये यहाँ पर मीटर में है। देन इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप, अब शिप की लेंथ भी दी हुई है, क्या है 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप, तो मॉडल में जो शिप है उसकी क्या लेंथ है। अब हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मास्ट की क्या दी हुई है, हमें लेंथ दी हुई है, ठीक है, हम लिखेंगे मास्ट इन द मॉडल, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा मास्ट इन द मॉडल सेंटीमीटर और मास्ट इन द एक्चुअल शिप, ठीक है, तो मॉडल में मास्ट कितना है 9 और एक्चुअल शिप में कितना है 12। अब कुछ बच्चे शायद यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने इसको x1 और y1 इनको ही क्यों माना, यहाँ पर ये जो एक्चुअल शिप की दोनों चीज़ें दी हुई हैं, एक्चुअल शिप की हमें मास्ट भी दी हुई है और हमें लेंथ भी दी हुई है, तो क्यों ना हमने यहाँ पर एक्चुअल शिप का मास्ट नहीं लिखा, उसकी लेंथ नहीं लिखी और यहाँ पर उसकी 28 हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था, दोनों चीज़ें हमें दी हुई है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों को हो सकता है कि यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था 12 और 28, ये x1 और ये y1 होना चाहिए था, मतलब एक्चुअल जो शिप है उसकी ये मास्ट है और एक्चुअल शिप की ये लेंथ है, तो क्यों ना हमें इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये एक्चुअल हो जाता। तो अब एक बात बताइए, मास्ट और ये जो आपकी जो ये शिप है उसकी लेंथ में कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि अगर शिप की लेंथ अगर बढ़ रही है तो मास्ट छोटा बड़ा दिखेगा, नहीं, मास्ट जितना है उतना दिखेगा, लेकिन रिलेशन किस में है, मास्ट, दोनों मास्ट में रिलेशन है कि अगर दो शिप हैं तो दोनों शिप, ठीक है, एक मॉडल में है एक एक्चुअल में है, तो जो मॉडल वाली का मास्ट जो बनाया गया है और जो रियल जो ये जो आपकी शिप है उसका मास्ट है, उनमें ज़रूर रिलेशन है कि मॉडल वाली जो मास्ट का अगर 9 सेंटीमीटर है तो उसका 12 सेंटीमीटर है ना, तो इनमें रिलेशन है कि ये मॉडल वाली इससे इतना छोटी है, ठीक है, तो वैसे ही शिप क्या होगी, ये जो शिप है रियल में शिप अगर 28 मीटर है तो मॉडल वाली शिप इससे इसी रेशियो में 9/12 के रेशियो में ही उससे उतनी छोटी होगी, इसलिए हमने यहाँ पर मास्ट का लिया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है, एंड क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अब आप समझना डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है कि अगर 12 रियल का मास्ट जो है, रियल शिप की जो मास्ट 12 है तो मॉडल में कितनी है 9 है, ठीक है, इससे मतलब ये कितनी छोटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो इनका रिलेशन है वही इनकी जो एक्चुअल लेंथ होगी, ठीक है, एक्चुअल लेंथ और मास्ट जो आपकी जो मॉडल वाली जो आपकी शिप है उसकी लेंथ का यही रेशियो होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मास्ट, ओके। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखा x1 डिवाइडेड बाई y1 और इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है, तो 9/12 लिखेंगे, ये 9/12 लिखा इज इक्वल टू x2 और डिवाइडेड बाई 28, तो पहले ये जो वेरिएबल वाला होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12x2 इज इक्वल टू ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाई 9, इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको कट कर देंगे, ठीक है, तो x2 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, ये डिवाइडेड में चला जाएगा, और जब हम इसको कट करेंगे 4 से, जब मैंने इसको 3 से मैंने इसको कट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको जब कट करने के बाद में हमारा आंसर आ गया 21, x2 इज इक्वल टू 21, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बन गया, अभी ये यहाँ पर 21 आ रहा है,
राइट। तो ये जो रिलेशन इन दोनों के बीच में था, आप यहाँ पर देखेंगे 9/12 इज इक्वल टू 21/28। तो हम कट करके देखेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। यहाँ पर आप देखेंगे 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। तो सेम रिलेशन आ रहा है। इनका जो रिलेशन था वही इनकी जो रियल और जो मॉडल जो शिप थी उसकी लेंथ का रिलेशन होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है और फॉर्मूला हमारा हर जगह सेम लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶ क्राइस्टल्स। जो शुगर है 2 kg शुगर, ठीक है, उसमें क्राइस्टल्स कितने हैं 9 × 10⁶ हैं। हाउ मैनी शुगर क्राइस्टल्स आर देयर इन 5 kg और इन 1.2 kg ऑफ शुगर, ठीक है। निकालने के मैंने बताया डिफरेंट वेज है, बट वी विल डू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो कि हम डिस्कस करते आए हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। पहले शुगर का डिस्कशन हुआ है, शुगर लिखेंगे हम, ठीक है, केजी में, राइट। तो शुगर केजी में कितनी है 2 kg है, लिखा हमने। देन नंबर ऑफ क्राइस्टल्स हैं, तो नंबर ऑफ क्राइस्टल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देन हमें शुगर की क्वांटिटी आगे दी हुई है, 5 kg के लिए पूछा गया है, देन 1.2 के लिए पूछा गया है। अब हम इनको नाम दे देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। 2 kg में अगर क्राइस्टल्स कितने हैं 9 × 10⁶ हैं, तो 2 से ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर 5 kg के लिए पूछा जा रहा है, तो क्राइस्टल मतलब जो दाने होते हैं, ठीक है, तो क्राइस्टल की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यही नहीं है कि ज़्यादा ही होते, कम भी हो सकते हैं। अगर 2 kg की बजाय 1 kg के लिए पूछा जाता तो क्राइस्टल भी कम हो जाते, ठीक है। तो कम होने के साथ कम होते हैं, ज़्यादा होने के साथ ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमें बताया x1 / y2 इज इक्वल टू x2 / y2। और हम इसको करेंगे 2 × 9 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁶ और यहाँ पर 5 लिखेंगे क्योंकि x2 5 है और y/2। दोनों को क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप देखेंगे 2 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y2 हो गया, इज इक्वल टू 9 × 5 10⁶। अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ बच्चों का ये होगा कि हमने 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, मतलब 9 को हम 4 से भी मल्टीप्लाई करते 45 हो जाता, और 10 की पावर को हम इससे भी मल्टीप्लाई करते 50⁶ हो जाता। ये गलत है, ठीक है, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। ये क्यों नहीं करेंगे हम, अगर हमें करना क्या है, इस 5 को सिर्फ हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये क्यों, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 45 हो गया और 10⁶ एज इट इज़ लिखा। और y2, अब ये 2 है वो डिवाइडेड में चला जाएगा, और यहाँ पर y2 इज इक्वल टू 2 को हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा और 10⁶ एज इट इज़ रहेगा। और y2 हमारा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कहाँ लगाते हैं पॉइंट, हम 1 डिजिट के बाद में लगाते हैं। तो जब इस पॉइंट को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, जब पॉइंट को इधर लेफ्ट में जाता है डेसिमल, तो यहाँ पर 1 क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने 9 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करें कि 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो इससे पहले हम 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब 9 को 6 0 से मल्टीप्लाई करना है, 10⁶ का मतलब 6 zeros, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने ये नंबर अब ऐसे लिख दिया और अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 45 और 6 zeros हो जाएंगे, राइट ना। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 45 और 10⁶ ही लिखा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, जबकि मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया था 5 को, मैंने 9 को ही मल्टीप्लाई किया, तो 45 × 10⁶, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये तो और ही पूरा डिजिट ही पूरा नंबर ही दूसरा आएगा। ये तो 45 हो ही गया है, देन 50 को 6 टाइम लिखेंगे हम तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बेसिक समझा दिया आपको कि मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है तो भी हमारा सेम आ रहा है, और मैंने इसको 10⁶ को 9 से जब मल्टीप्लाई किया उसके बाद में जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब भी हमारा आंसर सेम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर हम 1.2 के लिए निकालेंगे, तो आपको वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर पावर्स है तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो 2 नीचे लिखेंगे 9 × 10⁶ और 1.2। अब इसको 2y3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.8 आता है और मल्टीप्लाई बाई 10⁶, ठीक है। पावर से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस नंबर को। उसके बाद में क्या करना है 2y की यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 डिवाइडेड में चला जाएगा,
राइट ना, तो y की 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 नीचे चला गया। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 6 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल है 1 डिजिट के बाद में ही है तो हमें यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने और यह हमारा आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रश्मि हैज़ ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। एक मैप है रश्मि के पास, तो उसमें मैप में जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को। अगर आप समझते हैं तो एक्चुअल लेंथ तो मैप में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक स्केल होता है कि 1 सेंटीमीटर को हम 18 किलोमीटर मान लेते हैं, तो उसके मैप में हमने 8 सेंटीमीटर को 18 किलोमीटर उसने माना हुआ है। सी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। अब उसने एक ट्रिप ली है और उसने 72 किलोमीटर उसने ड्राइव कर लिया है। वॉट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो मैप में उसको कैसे दर्शाएंगे, ठीक है, मतलब 18 किलोमीटर को हम अगर 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं तो 72 किलोमीटर को क्या कहेंगे। तो आप ये तो वैसे बेसिक भी निकाल सकते हैं, बट हमें करना कैसे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टेबल बनाना है। टेबल क्योंकि हमें पहले स्केल का जिक्र हुआ है, मेंशन हुआ है, तो पहले हम स्केल वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। स्केल ऑफ मैप सेंटीमीटर में है तो 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और नीचे क्या एक्चुअल डिस्टेंस कितनी थी 18, ठीक है, 1/18 लिख दिया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे x2 और 72/2, ठीक है। अब क्योंकि x2 तो हमारे पास है ही नहीं ना, स्केल ऑफ मैप ही तो हमें पूछा गया है, तो x2 तो हमारे पास है नहीं और ये क्या है यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस हमें दी हुई है 18 और 72 हमें दी हुई है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि अगर ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब क्योंकि ये बढ़ गया है 72 बढ़ गया है तो स्केल भी बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको पता है और आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 9, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट्स ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पोल है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। अब वो शैडो कितनी बनती है, शैडो हमेशा छोटी बनेगी, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड एट द सेम टाइम हो रहा है, ठीक है, सेम टाइम इसलिए कहा गया है क्योंकि धूप का अलग अलग टाइम होता है ना, तो अलग अलग शेडो में फिर डिफरेंस हो सकता है। तो सेम टाइम के लिए उन्होंने कहा है कि सेम टाइम पर अगर द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाई अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, शैडो की हमें लेंथ पूछी गई है, कौन से किसके पोल की, जिसकी लेंथ कितनी हो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ अ पोल। अब पोल की हाइट पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पोल की हाइट दी हुई है, शैडो की पूछी गई है, यहाँ पर पोल की हाइट पूछी गई है जबकि शैडो की हमें दी हुई है। घबराना बिल्कुल नहीं है, करना क्या है, पहले तो यूनिट्स अलग अलग दी हुई है, मीटर सेंटीमीटर, तो हमें मीटर सेंटीमीटर में जब भी आपके पास 2 यूनिट्स हो छोटे यूनिट में आप चेंज कर लो, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है। देन यहाँ पर सबसे पहले जिक्र हुआ है किसका, पोल की हाइट का, हाइट ऑफ पोल, ठीक है, हाइट ऑफ पोल हमने लिखा, पहले हाइट ऑफ पोल की जिक्र हुआ है, देन शैडो का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो हाइट ऑफ पोल कितना है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एक यूनिट में लिखना है तो जब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 होते हैं, तो 5 में कितने होंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 60 तो अलग से है ही सेंटीमीटर, तो प्लस करेंगे तो 560 हो जाएगा। देन सिमिलरली हम इनको चेंज करेंगे, सबको मैंने सबको चेंज कर दिया है। तो अब नाम दे देना है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। यहाँ पर y2 नहीं दिया हुआ है, मतलब शैडो नहीं दी हुई है। सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमें शैडो ही पूछी गई है, तो y2 बच जाएगा। थर्ड में हमें पोल की हाइट दी हुई है, ठीक है, पोल की हमें हाइट दी हुई, पोल की हाइट हमें पूछी गई है तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। शैडो की हाइट हमें दी हुई थी, क्या दी हुई थी 5 मीटर, तो उसको हमने 500 लिख दिया। अब क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा, राइट, क्योंकि अगर पोल जितना बड़ा होगा शैडो भी उतनी बड़ी होगी, पोल छोटा होगा शैडो भी उतनी छोटी होगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है और यहाँ पर मैं आप एक सोल्व करके बता देती हूँ। x1 क्या है 560 है, y1 क्या है 320, देन x2 हमारे पास क्या है 1050 और y2 हमारे पास ये है ही, तो y2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 560 y2 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाई 320, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब इनको पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
ये जब 560 नीचे जाएगा तो इजीली कट हो जाएगा, और इजीली कट करेंगे तो 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 मीटर आ जाएगा। और सिमिलरली आपको इस तरीके से दूसरे का आपको आंसर निकालना है। अब यहाँ पर क्योंकि 600 सेंटीमीटर आया है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर में आएगा, तो हमें मीटर में आंसर देना होगा। तो मीटर में आंसर देने के लिए क्या करेंगे, अब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड कितने से करेंगे, किस में चेंज करना है, मीटर में। तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या पूछा गया है, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। 25 मिनट में जो ट्रक है वो कितना ट्रेवल कर लेता है, 14 किलोमीटर को कवर कर लेता है। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया दोनों में। इफ़ द स्पीड रिमेन सेम, अगर स्पीड सेम है, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। ठीक है, मतलब टाइम हमें दिए हुए हैं, डिस्टेंस हमें पूछी गई है। करना क्या है, आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको टेबल ड्रॉ कर लेना है। टेबल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट लिखे क्या, पहले हमें डिस्टेंस की बात हुई है, 14 किलोमीटर डिस्टेंस लिखा हमने, देन टाइम की बात हुई है। डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम मिनट में है। पहला क्या है, डिस्टेंस 14 है, टाइम क्या है 25, मतलब दोनों में रिलेशन है। इन दोनों में जो हम लिखते हैं x1 y1, उन दोनों में कुछ रिलेशन होता है, और वही रिलेशन आगे वाले जो टर्म्स लिखेंगे उनमें भी होगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा, इसको x1 लिखा, इसको y1 लिखा। देन डिस्टेंस हमें दी नहीं हुई है, x2 एज इट इज रहेगा, और y2 हमें क्या दिया हुआ था, 5 आवर्स। अब क्योंकि मैंने कहा यूनिट्स दोनों अलग अलग है, मिनट्स में है, आवर्स में है, हमें आवर्स में चेंज करना है उसको। ठीक है, अब मैंने कहा कि छोटी यूनिट में अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है करना। तो छोटी यूनिट क्या है, मिनट है, तो 5 आवर्स को मिनट में कैसे चेंज करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई। तो 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो 300 मिनट्स हो गए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि हमें अगर 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है, तो अगर 300 मिनट में पूछा जा रहा है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्ट है, ये बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। फॉर्मूला हमने लगाया, और जब हमने आंसर निकाला तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 168 किलोमीटर। ठीक है, 300 मिनट में या 5 आवर्स में वो कितना जाएगा, 160 किलोमीटर ट्रक जो है वो ट्रेवल कर लेगा। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है 11.1। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।